बच्चों फिज़िक्स के फर्स्ट पार्ट में से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे। आप उनकी जवाब देने की कोशिश करना, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन अ कप ऑफ वाटर। बच्चों आपको हमेशा से क्यूरियोसिटी होती होगी कि एक कप पानी में कितना टोटल चार्ज है, एक्चुअली कितना टोटल चार्ज है। तो अब तो आप 12th क्लास में आ गए हो, आपने चार्जेस पढ़ लिए हैं। तो बच्चों एक कप में लगभग 250 ग्राम पानी आता है। और आपको पता है ना, एक मोल पानी मतलब 18 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, ओवोगाड्रो नंबर के बराबर, है ना। तो 250 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 250 अपॉन 18 इंटू ओवोगाड्रो नंबर, है ना। तो और इसको क्या करना है हमको, एक टोटल चार्ज कितना है पानी के अंदर, वाटर के मॉलिक्यूल में H2O में O पे हैं 8 इलेक्ट्रॉन O के पास, और H के पास है एक एक इलेक्ट्रॉन, दो के। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 10, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा 10, यानी कि टोटल चार्ज कितना है 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो लगभग इतना चार्ज आता है 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज ज़ीरो इफ नो चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये किसका लॉ है बच्चों? इस लॉ को अलग तरह से भी स्टेटमेंट दिया जाता है इसका, कि किसी क्लोज्ड लूप में अगर उसके अंदर क्यू चार्ज है ना, कोई क्लोज सरफेस है और उसके अंदर क्यू चार्ज है, तो जो टोटल फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये किसका लॉ है? ये है गॉस का लॉ। किसके रिगार्डिंग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। दोनों दो लॉज दिए ना गॉस ने, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए दिए। तो ये जो है ये लॉ है गॉस का। जंक्शन रूल एंड लूप रूल रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक करंट आर गिवन बाय, किस वैज्ञानिक ने दिया था जंक्शन रूल और लूप रूल? ये दिया था किरचॉफ ने, है ना। किरचॉफ ने दिए थे ना जंक्शन लूप और जंक्शन रूल और लूप रूल। ये देखो डायग्राम, ये रहा, है ना। एक जंक्शन है ए जिसमें से एक करंट आ रही है I3 और दो करंट निकल रही हैं I1 और I2। तो इनका जो सम है, टोटल सम, वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। ये देखो जंक्शन रूल, एट एनी जंक्शन द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन, है ना। ये जंक्शन रूल है। लूप रूल क्या कहता है? द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस changes in potential around any closed loop involving resistor and cells in the loop is zero। ये देखो, ये लूप है ना, दो, एक ऊपर वाला लूप है और एक पूरा लूप है। तो इन लूप में जो अलजेब्रिक सम है, ये देखो ये इस तरह से, किस किस का, इसमें सेल्स होंगे, रजिस्टर्स होंगे, तो सबका अलजेब्रिक सम जो है वो हमेशा ज़ीरो के बराबर होता है। ये लूप रूल है। किसने दिया था? किरचॉफ ने। इसका आंसर है किरचॉफ। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। किसका लॉ है ये तो बच्चों को पता है, ये है ओम्स लॉ, है ना। ये तो 10th से पढ़ते आ रहे हो आप। दीज आर यूज टू नो द अननोन रजिस्टेंस। कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो आपकी लेबोरेटरी में भी रखे हैं फिजिक्स लैब में, और जिनसे आप अननोन रजिस्टेंस को पता लगाते हो? व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है किरचॉफ लॉ पे ही बेस्ड है अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ह्यूमन नर्व फाइबर। बच्चों पहले बात तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ह्यूमन नर्व फाइबर में आखिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे हुआ, आया कहाँ से? क्योंकि ये बिल्कुल जो आपका नर्व्स है ना, वो बिल्कुल ऐसा लगते हैं जैसे करंट कैरिंग वायर होता है ना, उसी की तरह से इसमें से इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसमिट होता है। तो आयंस है ना हमारे, तो इसके कारण इसमें आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? अराउंड 10⁻⁻10 टेस्ला, है ना। बहुत कम है पर है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। पैरेलल करंट्स ऑलवेज क्या करती हैं? पैरेलल करंट, दो करंट कैरिंग कंडक्टर वायर्स हैं, उसमें से करंट फ्लो हो रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। और एंटी पैरेलल करंट्स होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसमें दोनों में फोर्स जनरेट होते हैं, पैरेलल करंट्स में भी एंटी पैरेलल करंट्स में भी। जो पैरेलल करंट्स में फोर्स जनरेट होगा वो क्या करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और उनकी डायरेक्शन जो होगी ना वो ऑपोजिट होगी, इसलिए वो अट्रैक्ट करते हैं। और एंटी पैरेलल करंट में जो फोर्स डेवलप होगा वो उसकी डायरेक्शन सेम होगी इस फोर्स की, इसीलिए वो
कैसा होगा, रिपेल करेगा। एंटी पैरेलल करंट जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और पैरेलल करंट्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ये आंसर है इसका, अट्रैक्ट रिपेल। द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज गिवन बाय, किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो और वो मूविंग है, और तो उसमें जो फोर्स लगता है दैट इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक। किसने बोला था ये, कौन सा फोर्स बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, है ना। फिर है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अर्थ सरफेस। आपको पता है ना अर्थ पे भी मैग्नेटिक फील्ड है। कहाँ से आया वो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो आउटर कोर में जो आयरन है उसके मूवमेंट के कारण वो एक ऐसा काम करता है, अर्थ डायनेमो जिसको जियो डायनेमो बोलते हैं, है ना। उसके मूवमेंट के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। इसकी मैग्नीट्यूड कितना होता है, 10⁻⁻⁵ टेस्ला, है ना। दिस डिवाइस इज यूज फॉर चेंजिंग एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज। कौन सा डिवाइस यूज होता है बच्चों, वोल्टेज को चेंज करने के लिए, एसी वोल्टेज को चेंज करने के लिए डिवाइस यूज़ होता है। मतलब कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम आप इसको स्टेप डाउन और स्टेप अप कर सकते हो। ये होता है ट्रांसफार्मर, है ना। ट्रांसफार्मर से ही हम एसी करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के बेसिस पे ही ट्रांसफार्मर काम करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज, कौन सी फॉर्म में ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट के या डायरेक्ट करंट के, ऑल्टरनेटिंग करंट के। क्यों, क्योंकि इसको आसानी से स्टेप अप और स्टेप डाउन कर लिया जा सकता है ना, और वेस्टेज भी कम होती है इसमें। तो हम किस में, ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में उसको ट्रांसमिट करते हैं। दीज वेव्स डू नॉट यूज अ मीडियम टू प्रोपोगेट, कौन सी वेव्स को नहीं चाहिए होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। पूरा आपका चैप्टर है इसके ऊपर। दिस डिवाइस इज यूज टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, क्या बोलते हैं इस डिवाइस को, साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। हमारे इंडिया में भी 18 साइक्लोट्रॉन हैं। काफ़ी बहुत महंगा होता है लेकिन प्रोजेक्ट है, पर हमारे इंडिया में भी है, कोलकाता में भी है एक साइक्लोट्रॉन। तो इससे क्या करते हैं, मेडिकल उसमें काम आते हैं, एक्सेलरेट करते हैं चार्ज पार्टिकल्स को। सेल्युलर फोन्स यूज़ द वेव्स फॉर ट्रांसमिटिंग वॉइस कम्युनिकेशन। आप मोबाइल फ़ोन तो यूज़ करते ही हो, कौन सी वेव्स यूज़ होती हैं, रेडियो वेव्स, है ना। 450 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी होती है इनकी। और कैसे बच्चों, आपने सोचा है कभी ये रेडियो वेव्स कैसे, एक सेकंड में आप अमेरिका फ़ोन लगाते हो या लंदन फ़ोन लगाते हो, उसी सेकंड आपकी रिंग चली जाती है उनके पास, या उनसे आपके पास आ जाती है रिंग, एक ऐसे कैसे हो सकता है इतनी जल्दी। क्योंकि रेडियो वेव्स के बच्चों स्पीड लाइट वेव्स के बराबर ही है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये इतनी डिस्टेंस तो ये आराम से कवर कर लेते हैं विद इन सेकेंड, इससे ज़्यादा ही कर सकते हैं। इसीलिए आप कितनी भी दूर फ़ोन लगाते हो उसी सेकंड मिल जाता है। रेडियो वेव्स की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये। डिके ऑफ यूरेनियम टू थोरियम विद इमिशन ऑफ अ हीलियम न्यूक्लियस, ऐसे डिके को क्या बोलते हैं, अल्फा डिके, है ना। जब भी हीलियम न्यूक्लियस निकलता है किसी रेडियो एक्टिव डिके में तो उसको बोलते हैं अल्फा डिके। तो यूरेनियम से थोरियम में बनने के टाइम में कितना मास नंबर में चेंज आएगा और कितना एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा, 2 एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा यूरेनियम से थोरियम के अंदर, और मास नंबर 4 से कम हो जाएगा, क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस में 4 मास नंबर है। इफ़ वी सेपरेट अ न्यूक्लियस इनटू इट्स न्यूक्लियॉन्स वी हैव टू सप्लाई एनर्जी, क्या बोलते हैं उस एनर्जी को जो हमको सप्लाई करनी पड़ती है, बाइंडिंग एनर्जी। क्यों सप्लाई करनी पड़ी आपको, न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए किसी एटम के हमें क्यों एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी, क्योंकि जब न्यूक्लियॉन्स ने इकट्ठे होकर न्यूक्लियस बनाया था ना, उस समय कुछ एनर्जी रिलीज़ की थी, है ना, किसकी फॉर्म में, मास डिफेक्ट की फॉर्म में। तो वही एनर्जी आपको वापस देनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है वो न्यूक्लियस उतना ही स्टेबल होता है। जैसे कि आयरन 56 सबसे मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये है आपका ट्राइटियम और ड्यूटेरियम। ये क्या हैं, इनको क्या बोलते हैं, जिनका सेम मास नंबर है लेकिन जो आपके एटॉमिक नंबर हैं वो अलग अलग हैं, मास नंबर सेम है। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसे न्यूक्लियस को बोलते, ऐसे एटम्स को बोलते हैं आइसोबार्स, है ना। आइसोटॉप्स में क्या होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग अलग होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। पर ये जो है आइसोबार्स हैं, ये देखो आइसोबार्स, बाइंडिंग एनर्जी अल्फा डी के, है ना।
फिर है ही पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ वेव नेचर ऑफ मैटर। किसने रखा था वेव नेचर है मैटर का? डी ब्रॉय ने, है ना। उसी ने बताया था कि मैटर है, चाहे इलेक्ट्रॉन्स हैं या जितने भी माइक्रो पार्टिकल्स हैं, ये सब वेव नेचर शो करते हैं। आप और मैं क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा मास बहुत ज़्यादा है। ये रहा डी ब्रॉय। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रूव देयर। इससे क्या पता लगता है, जो ये फिनोमिना शो करती है लाइट इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का, इससे पता लगता है कि लाइट का कैसा नेचर है? वेव नेचर।